दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, यूपीएससी सीएससी मुख्य परीक्षा चालू हो गई है और जो भी पेपर दे रहे हैं सबसे पहले उन्हें ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, निश्चित तौर पर भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप सफल हो जाए। और भविष्य में जो लोग भी तैयारी करना चाह रहे हैं वो लोग इस पेपर को देख करके ये समझने की कोशिश करें कि आपको अपने अप्रोच कैसे बनानी चाहिए, आपका जो थॉट प्रोसेस है कैसा करना चाहिए, आपका माइंड का लेवल कहाँ तक पहुँचाना चाहिए कि आप एक अच्छा निबंध लिख पाए, है ना। तो निबंध के लिए क्या आवश्यकता होती है, कैसे निबंध लिखा जाता है, कौन कौन से एडिटोरियल पढ़ने पड़ते हैं, हिंदी के लिए अलग पढ़ने होते हैं, इंग्लिश के लिए अलग पढ़ने होते हैं। ये सब जानकारी अगर आपको एकदम बिगिनर है तो आपको पता होना चाहिए और आपको बता देंगे। लेकिन आप लोग कई लोग ऐसे होंगे जो लोग ऑलरेडी 1-2 साल इसमें या 3-4 साल पंचवर्षीय योजना को प्राप्त कर चुके होंगे, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता है। फिर भी लेकिन आपको अपने जो वैल्यू एडिशन करना है अपने ऐसे में, चाहे वो आंसर राइटिंग में हो, सभी में, उसके बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। और मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ लोग की जो कॉपी डली हुई होती है उसको देखना चाहिए कि कैसे टॉपर्स लिखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो ऐड करना ही है, हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मात्रात्मक त्रुटि नहीं होना चाहिए, शब्दों से संबंधित कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। हिंदी का पेपर है, आपको ऐसे लिखना है तो इस प्रकार की गलतियां तो आपको ले डूबेगी अगर आप लोग करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ये सब बातें ध्यान में रखें। और एक छोटा सा वीडियो बनेगा इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना खींचे। लेकिन जो लोग बिगिनर है उनके लिए थोड़ा सा टाइम अपन ले लेंगे। अपन इसमें क्वेश्चन मतलब जो ऐसे आए हैं वो टॉपिक देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर निबंध लिखने थे। और जो लोग ऑलरेडी सिर्फ यहाँ देखने ये आए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से संबंधित निबंध आए, वो लोग देख करके जा सकते हैं। और अगर आप बिगिनर है तो आप अंत तक जुड़े, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब भी किया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यदि आप लोग बिगिनर है तो यहाँ देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्या करना है। खंड ए और बी में प्रत्येक में से एक एक विषय को चुनकर 2 निबंध लिखने हैं जिनकी शब्द सीमा कितनी बोली गई, 1000 से 1200 शब्द की बोली गई है। ठीक है, जो लगभग मेरे हिसाब से 10 पेज के आसपास हो जाता है, 9 से 10 पेज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक लाइन में कितने शब्द लिखते हैं, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, वो सब आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। वो प्रैक्टिस करते हैं तब आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 250 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन क्या है खंड ए में। तो आप पहले देख लीजिए, सभी को पढ़ के बता देता हूँ कि खंड ए में कितने दिए गए टॉपिक। ठीक है, पहला बोल रहा है कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को जोड़ना है आपको इकोनॉमी से। ठीक है, इस हिसाब से जोड़ के बताना था आपको फॉरेस्ट के बारे में। और फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई, आईएफएसआर को जिसने ऐड किया होगा उसका तो उत्तर बहुत अच्छा बना होगा। सिर्फ आईएफएसआर को नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, उसको जोड़ सकते हैं आप। नीति आयोग की रिपोर्ट होती है। पहले अपन टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसका बाद में बात कर लेंगे। देखते हैं, सेकंड बोल रहा है कि कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। ये बोला जा रहा है, इंग्लिश में देख लेते हैं। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड ये हो जाएगा। थर्ड ये है कि इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। ठीक, फोर्थ पढ़ लेते, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं, ही नहीं है। मतलब इसका अर्थ क्या है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जहाज तो आपको समुद्र में चलाना पड़ेगा, सिर्फ बंदरगाह पर तो खड़े रह नहीं सकते। बंदरगाह पर इसलिए खड़े रखते हैं क्योंकि आप शिपमेंट कर सकें, है ना। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। अब खंड ब में देख लेते हैं कि कौन कौन से आए हैं, फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई होती है। ठीक है, समय के अनुसार काम करने के बारे में बात की जा रही है। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। सेकंड देखते हैं, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। ठीक है। थर्ड है, इसका सेवंथ है कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अ स्माइल इज द चोसन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज। ठीक है, और अंतिम देख लेते हैं इसका कि केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट।
ठीक है। जो लोग सिर्फ प्रश्न देखने आए वो प्रश्न देख करके जा सकते हैं, और जो लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं कि इसके बारे में क्या क्या लिखा जा सकता था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो आपको मैंने बता दिया कि फॉरेस्ट को आपको इकोनॉमिक एक्सीलेंस से जोड़ते हुए लिखना था कि फॉरेस्ट का क्या महत्व है इकोनॉमी से, और न सिर्फ इकोनॉमी से, आपको उसके एनवायरमेंटल, सोशल, सभी एस्पेक्ट जितने भी होते हैं वो सब आपको बताना चाहिए। और एक निबंध तभी बनता है जब उसके सभी पहलू को जोड़ दिया जाए। वन क्या है, वन क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपके क्षेत्र पे बता सकते हैं, वन का महत्व बता सकते हैं, उसकी उपयोगिता बता सकते हैं, उसकी समस्या बता सकते हैं, वन से संबंधित जो भी हमारे देश में योजनाएं, संस्थान कार्यरत है या चल रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बता सकते हैं जो कि इकोनॉमी में आपके योगदान देते हैं, और हम भविष्य में उसकी संभावना भी, आपको जब भी एक ऐसे एंड करना है तब एंड करते टाइम उसकी संभावनाएं, भविष्य की संभावनाएं बतानी होती है कि भविष्य में आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आप क्या क्या कर सकते हैं। फॉरेस्ट के बहुत सारे आयाम होते हैं, आप बहुत सारे तरीके से उसको इकोनॉमिकली ले सकते हैं कार्य में, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जिसने इकोनॉमिकली ही अगर फोकस करके निबंध लिखा है तो उसको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर जिसने इसको एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक, है ना, और संवैधानिक जो प्रावधान है उसको जोड़ते हुए लिखा होगा, उसके महत्व को बताते हुए लिखा होगा, और वर्तमान परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य में जो समस्याएं चल रही है, फॉरेस्ट एक डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्लाइमेट से और मौसम से, मानसून से, ठीक है। तो उसको जोड़ते हुए जिसने भी लिखा होगा उसके लिए ये निबंध बहुत अच्छा रहा होगा। और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये, जिसका भी पेपर है, उन्हें अगर ये फॉरेस्ट के ऊपर लिखते तो काफ़ी अच्छा एक आंसर बन सकता था, ऐसे बन सकता था। फिलहाल उनको जो भी ठीक लगा उन्होंने वो लिखा, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती है। कुछ लोग दार्शनिक जो ऐसे होते हैं उसको लिखना चाहते हैं, कोई एनवायरनमेंट के होते हैं, कुछ लोग, सबका अपना अपना सब्जेक्ट होता है, उस हिसाब से वो, उनके पास जिसके पास शब्द सीमा होती है लिखने की कि भाई मैं इसे अच्छे से 10 शब्दों में खींच सकता हूँ, तो कोई समस्या नहीं होती। फिलहाल आपको अपने दिमाग में इतने विचार रखने होते हैं ऐसे लिखते टाइम में कि आपको 10 पेज लिखना है, और आपके दिमाग में पर्टिकुलर कंटिन्यूसली आपको उन शब्द आने चाहिए। शब्द आने के साथ आपको उसके जो भी एस्पेक्ट है वो पता होने चाहिए। आपका दिमाग फर्स्ट प्रोसेस पहले ही कर ले आपके रिटर्न में आने से पहले, तो वो आपके ऐसे बहुत अच्छा आता है। दूसरा बोल रहा है कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, इसके बारे में आपको बात करना था। कवि को जोड़ना है, कवि के बारे में बताना है कि कवि की जो पहुँच होती है वो ना सिर्फ एक जगह पे सीमित नहीं होती है, वो पूर्ण संसार के बारे में सोचता है। कुछ कवियों को जोड़ करके आप बता सकते थे कि भाई वैधानिक रूप से जो कार्य करते हैं विधायक, कवि कैसे वैधानिक कार्य कर सकता है, कवि कैसे समाज में योगदान दे सकता है, कवि की किन रचनाओं से समाज में परिवर्तन आया है, या फिर कवि किस प्रकार की पर्सनालिटीज़ को उठा करके कविता रचता है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रासंगिकता होती है, तभी कवि ऐसा कार्य करता है। या फिर कवि देशभक्ति को जोड़ते हुए रचनाएं करता है। बहुत सारे पहलू हो सकते हैं इसके, उसको जोड़ते हुए आप लिख सकते हैं, और उसे एक मान्य विधायक क्यों कहा गया उसको आपको बताना था अच्छे तरीके से। और इसको मुझे लगता है 10 शब्दों में, 10 पेज में खींचने में बहुत टफ हो जाता। तो जिन्होंने भी कोशिश की होगी इसकी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऐसे लिखते टाइम फंस गया होगा। थर्ड है कि इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। ये भी एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल आपको है, थोड़ा सा इसका महत्व हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल देना पड़ता। तो जिसका फिलोसॉफी सब्जेक्ट है वो उसको तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपको ये देखना है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी है उस हिसाब से आपको ऐसे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका शब्द सीमा आपके दिमाग में पहले से ही थॉट है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस प्रकार से मैं इसको, इसके सारे डायमेंशन लिख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने इस समय काफ़ी तैयारी भी की होगी ऐसे को लेकर के कि भाई ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे कि आपने फॉर्मेट बना के रखे होगा कि इसमें ये फॉर्मेट में अपने को 10 पेज में क्या क्या आना चाहिए, एक पेज में क्या आ सकता है, योजनाएं, प्रयास, सुझाव, समस्याएं, सभी चीज़ें आनी चाहिए, तो ही ऐसे कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे कोट्स होते हैं, आपको कोट्स लिखना होता है हमेशा कि कुछ ना कुछ कोट विचार किसी की बुक्स को, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने अगर संबंधित वन के संबंध में कोई रचना की है और उसके बारे में कुछ बहुत अच्छी बात बोली है तो उसको कोट करना बिल्कुल ज़रूरी बन जाता है। इस वजह से जो यूपीएससी के छात्र होते हैं वो ऐसी रचनाएं, उपन्यास पढ़ते हैं जिससे कि उनके अंदर संवेदना पैदा हो और उन्हें ऐसे विचार पता चले जो कि ज़मीनी हकीकत को बयां करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की रचनाएं इसलिए पढ़ी जाती है। आप लोग कई बार सोचते हैं कि ये यूपीएससी सीएससी वाले इतने उपन्यास कैसे पढ़ लेते हैं, तो वो पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपको एक
कंप्लीट पर्सनैलिटी बन के आना है। देखिए, आपको एक स्पेशल पर्सनैलिटी नहीं बनना है, कंप्लीट पर्सनैलिटी बनना है जो कि सभी क्षेत्र में सोच पाए, जिसके बाद सभी क्षेत्र का सामान्य ज्ञान होगा, वो आईएएस की परीक्षा प्राप्त कर पाता है, उसे हासिल कर पाता है। आपको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। आप बहुत डिफरेंस है, जो लोग इसको समझ पा रहे होंगे मुझे लगता है वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है। फोर्थ ऐसे देख लेते हैं कि जहाज़ बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं। मतलब अर्थात इसका यह है कि जो वस्तु जिस चीज़ के लिए बनी है उसको उसके लिए उपयोग करना चाहिए, उसको उपयोग उसके लिए ना करके किसी और अन्य उपयोग करना, ये उसकी वस्तु की महत्ता को नहीं दर्शाता। तो इस सब्जेक्ट को लेकर के आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था, और इसमें भी सारे डायमेंशन खींचने में मुझे लगता है कि काफ़ी परेशानी होती। हालांकि जो लोग सब्जेक्ट जो भी चूज़ करते हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि भाई इसको अपने अपने हिसाब से खींच सकते हैं। आप लोग कोशिश करें, अगर जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो लोग इसमें से ऐसे कोई भी उठा करके लिखने की कोशिश करें। और कोशिश करने के बाद क्या करना है कि पहले तो ये देखिए कि समय के अंदर लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये देखिएगा आपने जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी क्या है वो देखिएगा। ठीक है, टाइम, कंटेंट, उसके बाद उसमें फैक्ट कितने आ रहे हैं वो देखिएगा, फिर उसके सभी डायमेंशन आ रहे हैं कि नहीं ये देखिएगा। डायमेंशन आने के बाद उसको आपने प्रेजेंट कैसे किया वो देखने की आवश्यकता है। ये सब देखने के बाद आप जो कंक्लूजन देंगे वो कंक्लूजन उस ऐसे का सार हो जाएगा। तो ये सब अगर डायमेंशन आपके ऐसे में आ रहे हैं और इस डायमेंशन जो बताए गए हैं इसको देख करके आप बढ़िया से एक ऐसे लिखिएगा और पोस्ट कीजिएगा, या फिर पर्टिकुलर कहीं पर भी बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में आंसर चेक करते हैं उनको दीजिएगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, आपका जो सपना है आईएएस बनने का वो कैसे हासिल कर पाएंगे आप। ठीक है, इसका नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगला जो ऐसे है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। टाइम के बारे में बात हो रही है कि आपको टाइम पर क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी बात की जाए, आप लोग टाइम पर जैसे तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आपका समय इधर उधर ज़ाया हो जाता है तो आप पर्टिकुलर उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हद तक पिछड़ जाते हैं। लगभग आप अगर 80 और 90% तक भी पहुंच पा रहे हैं तो आप पीछे ही है कहीं ना कहीं तक। 10% से 20% का गैप, वो भी बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। तो आपको इसके लिए कम से कम ये मान लीजिए कि अगर आप लोग सिर्फ 3 से 5% का अगर गैप रह जाता है, सिर्फ 3 से अगर 5% का गैप रह जाता है आपकी तैयारी में, तो कोई समस्या नहीं है। तो ये बात की जा रही है कि समय को लेकर के देश, समाज, व्यक्ति समय के लिए कितना पाबंद होना चाहिए, समय के हिसाब से कार्य कैसे करना चाहिए उसको ध्यान में रख करके उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसकी प्रासंगिकता की बात की जा रही है। ठीक है, और इसे आप बहुत सारे पहलुओं से जोड़ सकते थे, कोई बात नहीं है। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, कहने का मतलब यही है कि आप एक कार्य जो कर रहे हैं उसको दोबारा कार्य कैसे करेंगे। ठीक है, उसको करने के लिए, क्योंकि आप एक बार शामिल हो गए हैं तो फिर दोबारा शामिल नहीं हो सकते। उसमें शामिल होने के बाद उसके आगे बढ़ने की आप बात करेंगे, उसमें आप फिर से शामिल होने की बात नहीं कर सकते। मतलब ये तो यही बात हुई कि आप एक बार सड़क पर निकले थे कहीं की यात्रा करने के लिए, तो आप बीच रास्ते में सोचते हैं कि यार अब ये तो काफ़ी दूर है ना। तो वहाँ बीच रास्ते में जाने के बाद आप सोचते हैं कि मैं यहाँ से उधर जाने के बजाय मैं एक काम करता हूँ, कल आऊँगा, फिर कल से फिर से स्टार्ट करूँगा। तो ये सब चीज़ें, वो जो आपने समय दिया और जो आपने ट्रेवल किया डिस्टेंस, वो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी जगह पर या नदी में उतर रहे हैं तो एक ही बार उतर सकते हैं, उतरने के बाद आपको आगे की सोचना होता है। तो ये को आपको समझना है, पर्टिकुलर उसका अर्थ समझने की, जानने की कोशिश करना है कि जो जिसने भी ये पेपर बनाया है वो पूछना क्या जा रहा है। अगर आप उसके अर्थ को समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। अगला है कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। तो ये वही फिलोसफिकल ऐसे हो गया जिसका टॉपिक है फिलोसफिकल दार्शनिक, जिसको आप दर्शन जिसको चूज़ करना है सब्जेक्ट के तौर पर, वो आप बता दीजिएगा। ऐसे में तो आपको ये करना चाहिए कि भाई ऐसे कुछ वीडियोस भी देखने चाहिए जो कि इस प्रकार के बातें करते हैं। जैसे कि अगर हिंदी में बात की जाए तो सतगुरु के वीडियोस चलते हैं, है ना, और ओशो के वीडियो हैं, आचार्य प्रशांत है, कुछ ऐसी बातें उनकी जो होती है दर्शन से संबंधित, वो आप जोड़ सकते हैं। वैदिक ग्रंथ के कुछ श्लोक हो सकते हैं, संस्कृत के श्लोक ऐसे इसमें आने चाहिए थे मेरे हिसाब से। अगर ये आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐसे बनेगा। आपको संस्कृत के लिख सकते थे, और पर्टिकुलर आप कुछ एक मतलब फॉरेनर्स जो वेस्टर्न थिंकर है उसको भी, फिलोसोफर है, उनको भी जोड़ना पड़ेगा। सुख के बारे में क्या बात करते हैं, चार्वाक को भी जोड़ सकते थे आप, है ना, सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, मतलब जिन्हें कहा जाता है, और ये सब चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। तो इनको बताने का बहुत अच्छा तरीके से बताया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप उससे इंटरेस्ट आता है कि नहीं आपको। अगर इंटरेस्ट है दर्शन में तो आप अच्छा लिख पाएंगे, कोई समस्या नहीं है उसमें।
और इंग्लिश की बात करें तो दादा पानी को सुन सकते हैं, दादा पानी के बाद आप सतगुरु को भी सुन सकते हैं, सतगुरु है। और ऐसे बहुत सारे इस्कॉन के जो फेमस स्पीकर्स हैं, ठीक है, जिनका नाम मुझे याद नहीं है अभी, मैं बता नहीं पाऊँगा, राधा स्वामी जी है शायद एक, तो उनको सुन सकते हैं, उनके कोट्स विचार सुन सकते हैं। देखिए उनको कोट करते हुए नहीं लिखना है कि इनके अनुसार ये है, बात ये है कि उनके विचार अगर कुछ माननीय हैं, आपको लगता है कि ये विचार वाकई में बहुत अच्छा है, तो उसको आप आत्मसात करते हुए ऐसे में लिख सकते हैं। यही होता है ऐसे का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं, वो ही आपको बताना होता है ऐसे में। ऐसे की कोई तैयारी अलग से नहीं की जा सकती है, कोई बुक में आपको ऐसे लिखा नहीं मिल पाएगा और आप जाके कॉपी पेस्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कभी भी। आपको विचार बनाने पड़ते हैं, इसी वजह से जब पूरे पेपर पढ़ लेते हैं, आपके विचार जो बनते हैं उसी को आपको ऐसे में अप्लाई करना होता है, यही होता है असली ऐसे, ठीक है। और अंतिम ऐसे देखते हैं कि केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी एक ठीक होना ही होगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस, आपके पास विकल्प है, इसका मतलब यह नहीं है कि एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट, कि उसमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा, ठीक है। तो हो सकता है कुछ विकल्प आपके कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात करना है ना। विकल्प आपकी लाइफ में भी हो सकता है, देश के सामने भी विकल्प होते हैं बहुत सारे कि आपको भाई किस गुट में जाना है। जैसे कि आप बात कर ले कि भारत की आज़ादी के बाद हमने गुट निरपेक्षता को अपनाया है ना, लेकिन हो सकता था कि हम यूएसए के पाले में जाए, हो सकता था कि हम लोग रशिया के पाले में जा सकते थे, लेकिन हमने नहीं गए, हम लोग गुट निरपेक्षता की नीति की ओर गए। तो उसमें नेहरू जी को कोट कर सकते हैं, उनके पंचशील सिद्धांत हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें सबके सब विषयगत है ये सब चीज़ें। तो आप जब उससे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें होती है। अब वहाँ जाकर देखिए ये होगी आपके दिमाग में, ये ठीक है, लेकिन क्या आप एट अ पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम टाइम में आप वहाँ पर डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपको जब भी ऐसे लिख रहे हैं तो उसके पहले कुछ ना कुछ मिनट, 2 से 3 मिनट सोचिए उसके बारे में, उसका फॉर्मेट सोच लीजिए कि इसमें मैं क्या क्या लिखूँगा। अगर इसमें रफ पेज मिल रहा है जैसे कि आप, तो उसमें पीछे लिख सकते हैं कि यार पेंसिल से लिख सकते हैं, पेंसिल से लिखने में कोई आपत्ति नहीं होती किसी को भी, पेपर में भी लिख सकते हैं। पीछे साइड लिख लीजिए कि भाई ये फॉर्मेट में मैं ये प्रेजेंट करूँगा, एटलीस्ट कुछ कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि जिससे कि आपको डिफाइन करना है। नहीं तो क्या होता है कि हम जब लिखना चालू करते हैं तो कुछ पॉइंट हमारे दिमाग में तो होते हैं लेकिन हम उसको मिस कर जाते हैं, तो ये मिस नहीं करना है ना। तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना लीजिए आप बढ़िया तरीके से कि मैं इसको ये ऐसे ये पॉइंट डिस्क्राइब करूँगा, ये चीज़ें आएगी, मैं डिफाइन करूँगा इसको डिफाइन करने के बाद ये सब चीज़ें आएगी। तो जब आप लिख रहे हैं तो कंटिन्यूस उसको देखते रहें, ठीक है। एक एक दो पैरा के बाद एक और पैरा में ही लिखना है, ऐसे नहीं कि आप टू द पॉइंट लिखने चल गए ऐसे, तो ये सब नहीं होता है ना। बढ़िया पैरा में लिखे, छोटे छोटे पैरा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, जैसे 3 से 4 लाइन, 4 लाइन मैक्सिमम होता है कोई भी पैरा का, 4 लाइन से ज़्यादा का पैरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता, उसको देखने में भी अच्छा नहीं लगता, वो पढ़ता भी नहीं उसको। तो इस हिसाब से आपको काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो जानकारी दी गई है मुझे लगता है काफ़ी काम की होगी आपके, और अगले पेपर के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। और जो भी जानकारी होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर खासकर एमपीपीएससी वाले, अगर आपने कभी मेंस की आंसर राइटिंग नहीं की है या फिर आपके मेंस के लिए नोट्स नहीं है, ठीक है, तो हम लोग मेंस के लिए नोट्स बनाना भी सिखाते हैं और मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है वो भी सिखाते हैं। तो उसकी फ़ीस जो है 1500 रुपये फ़ीस है उसकी मात्र, और इसकी जो टाइम लिमिट है वो जब तक आपका इंटरव्यू तक ही इसकी लिमिट है, ठीक है। इंटरव्यू मतलब मेंस के पेपर एंड होने तक की आपकी लिमिट है, और इंटरव्यू में भी आपका मदद किया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ ये 1500 रुपये में आपको, ये 1500 रुपये जो है इसमें अगर मैं 2 जीरो और लगा दूँ तो ये हो जाएगी कोचिंग की फ़ीस। ये कोचिंग की फ़ीस आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी, और कोचिंग आपको सिखाएगी 1 डेढ़ साल में, ठीक है। और उसमें सिलेबस भी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, आंसर राइटिंग फॉर्मेट से वो कभी नहीं करवाते, तो वो चीज़ आप सीख नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेनी पड़ती है, फिर उसमें सिखाया जाता है। कुछ लोग सिखाते हैं, कुछ लोग नहीं सिखाते, कुछ लोग सिर्फ मार्किंग करते हैं, बता देते हैं कि इसमें ये करो, इसमें ये करो, लेकिन आप सीख नहीं पाते। तो इसमें से 2 जीरो हटा दीजिए, इसमें से आपको करना पड़ेगा सिर्फ 1500 रुपये मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा अभी। तो उसमें आपको मेंस का आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या कंटेंट क्या आवश्यकता होती है, मॉडल आंसर कैसा लिखा जाता है, ये सब बताया जाता है। प्लस आपको मेंस के नोट्स बनाने के लिए ट्रिक बताई जाती है कि आपके मेंस के नोट्स जो है वो कैसे बनाए जाएंगे। जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं वही आपके मेंस के नोट्स है, उसमें सुधार कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। जो भी आपको वेरी गुड या एक्सीलेंट वाले क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, आप बढ़िया वहाँ से देख करके बढ़िया अपने नोट्स बनाइए। तो जो आपका पूरा ढेर सारी जो बुक्स होगी 8 10 15 20, उसको आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है कि आपके बढ़िया 10 रजिस्टर में आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बना लीजिए। 10 रजिस्टर में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बन जाएगा, फिर उसका आपका सिनॉप्सिस बनाएंगे, आपका सफिशिएंट टाइम होगा, 1 से 2 महीने में आपका आराम से सिनॉप्सिस बनेगा उसका। तो जो 10 रजिस्टर है उसको 3 रजिस्टर में पूरा पेपर निपटा दीजिए। तो इस तरीके से आप अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि टॉप 50 में तो आप जरूर आ जाएंगे, टॉप 50 या 100 में आ जाएंगे, ठीक है।
तो अगर आप लोग इसमें अगर आपको कोई रुचि हो तो ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर फिर से लिख देता हूँ, 8823003338। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आप करना चाहें। आपको डिटेल बता दी जाएगी, काफ़ी डिटेल वैसे यहाँ बता दी गई है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पूछ लीजिएगा। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग जुड़िए। और 1 अक्टूबर से अगर कोई लोग जुड़ना चाहे तो फिर उसकी फ़ीस जो है वो 3500 रुपये हो जाएगी। इसलिए समय न बर्बाद करके अभी समय के ऊपर आपने ऐसे देख ही लिया है, ठीक है। तो आपके पास अपना समय है, देख लीजिए कि जो भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच पाए दोनों जानकारी। एक तो ऐसे की कि भाई यूपीएससी का ऐसे कैसे आता है, एमपीपीएससी के और अन्य जितने भी स्टेट पीसीएस होता है उसके ऐसे को आप कहाँ देखते हैं और यूपीएससी का ऐसे कहाँ देखते हैं, ठीक है। सीधा सीधा ऐसे भी पूछा जाता है कहीं, नहीं तो कई लोग यूपीएससी के ऐसे को टच करते हुए देखा जाता है, जैसे यूपी पीसीएस में ये काम होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।